हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है मेरी फर्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं सूरज हंसता यूट्यूब चैनल को, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों ये सब अगर आप लोग करते हैं ना, तो मतलब एक जोश और जुनून पैदा हो जाता है कि वीडियो बनाएं। हम लोग को भी तो कोई सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को भी कोई देख रहा है, तो इसलिए दोस्तों एक मतलब जुनून आ जाता है और जोश आ जाता है अपने शरीर के अंदर कि हम लोग भी वीडियो बनाएंगे। और क्योंकि मुझे भी पसंद कर रहे हैं तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा भाई। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इतना ही तो करना है। आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ एक इंडियन जवान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुनिएगा ना आपका दिल पूरा दहल जाएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेजर योगेंद्र यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन जवान के बारे में, मेजर योगेंद्र यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 18 गोली खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है वह जवान। मेजर योगेंद्र यादव भी जवान और किसान के बेटे थे। उन्होंने भी अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा और साथियों से भी सीखा, और जहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया था वहाँ भी सीखा, और वही सीख दोस्तों काम आया कारगिल युद्ध में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तब वर्ष दोस्तों 1999 में मेजर योगेंद्र यादव ने छुट्टी लेकर जो है शादी के लिए घर आए हुए थे। 5 मई को शादी थी और 20 मई को जब वापस जम्मू ट्रांजिट पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मेरी जो बटालियन कश्मीर वैली के अंदर उग्रवादी के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन चला रही थी। वहां से उसको जो है उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। एक सपना देखकर बड़ा हो रहा था कि युद्ध लड़ूंगा, लेकिन इतनी कम उम्र में मिल रहा है, ये सपना पूरा हो रहा है, ये तो सौभाग्य। तो दोस्तों मेजर योगेंद्र यादव जोश और जुनून से भरा हुआ पहुंचते हैं अपने यूनिट में। 22 मई को पहुंचते हैं तो वहाँ उनके जो बटालियन है तेलोलिंग पहाड़ी, जो द्रास सेक्टर से नेशनल हाईवे सटी हुई, वहाँ से लड़ाई लड़ रही थी और अपने साथियों के साथ जो वह काम भी किया। तो दोस्तों 22 दिन तक उस पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ी और 22 दिन में बहुत सारे जवानों को खो भी दिया, और तब जाकर के जो 22 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में तेलोलिंग पहाड़ को प्राप्त किया। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्ति की पहचान रैंक से नहीं बल्कि कर्म से होती है। लेकिन जो 22 दिन की वह लड़ाई थी, वो लड़ाई के दौरान जो उनके टीम को टास्क मिला था, वो नीचे से ऊपर तक अपने साथियों का राशन पानी पहुंचाने का, वे उन साथियों के साथ मिलकर काम करता गया। और 22 दिन में सिर्फ 3 जवान वैसे थे जो लगातार चलते रहे। लेकिन दोस्तों उनमें से एक मेजर योगेंद्र यादव भी थे। सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात 2:30 बजे पहुंचते हैं, फिर 2 घंटे के बाद फिर नीचे से वापस आ जाते हैं। वे काम के बदौलत उन तीनों जवानों की जो एक पहचान बनी, और उन्हें कहा गया कि ये जवान फिजिकल और मेंटली से बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई दूसरी टुकड़ी में शामिल किया जाए। जैसे वे तीनों वापस नीचे आए तो दूसरी और द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, उनको जो फतेह करने का टास्क मिला, और बटालियन कमांडर कर्नल कुशल चंद्र ठाकुर ने उसका बिना डरे स्वीकार कर लिया और अपने जवानों के अंदर एक जोश और जुनून पैदा किया कि हमारे साथियों का बदला लेने का मौका मिल गया है और इस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। और इस बदले के जोश में और जुनून में प्लानिंग बनाई और टाइगर हिल टॉप पर फतेह करने का जो रिहर्सल शुरू कर दिया, और आखिरकार 2 जुलाई को उन्होंने चढ़ाई शुरू किया। और सबसे पहले जो अटैक करना था टाइगर हिल टॉप पर, घातक प्लेटून जो कमांडर टुकड़ी जिसमें बटालियन के चुनिंदा जवान थे, जिसका जो फिजिकल और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग था, इन जवानों को जो उसमें शामिल किया गया। क्योंकि हाइट 16,500 फीट ऊंची, जिस पर बर्फ ही बर्फ और ऑक्सीजन की कमी थी, ये सब को देखते हुए जवानों का जो एक टीम बनाई गई, जिसको 2 जुलाई को चढ़ना शुरू कर दिया गया। उन पहाड़ी पर रात को ही चढ़ना था, दिन को नहीं। अगर रात को चढ़ते गए तो सही सलामत जाएंगे, अगर दिन को चढ़े तो कभी भी अटैक हो सकती थी दोस्तों। इसी प्रकार जो है इन सबको देखते हुए चढ़ाई शुरू कर दिया। और दुश्मन ने इतनी मजबूती के साथ जो बैठी हुई थी, उन्होंने सपना में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से वापस चले जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान के सैनिक हैं, जिन्होंने उनके मोर्चे पर घुसकर उनका कब्रिस्तान बना दिया। 2 रात और 1 दिन के चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात की वो सुबह का समय था, जो रस्सियों के सहारे बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, उसके ऊपर रस्सियां रख कर एक दूसरे के सहायता के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया और उनके रास्ता कटाव हो गया। केवल दोस्तों 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, और दोस्तों 7 जवान ऊपर चढ़ने के बाद अंधाधुंध फायरिंग किया और पाकिस्तान के जवान का जो मौत की घाट उतार दिया। और दोस्तों वहाँ पर एक तोप था जो 50-60 मीटर की दूरी पर था। जो दुश्मनों के जवान वहाँ पर कुछ थे और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के जवान यहाँ तक पहुँच गए हैं,
और इतनी जबरदस्त उन्होंने गोलाबारी किया हिंदुस्तान के जवानों पर। अगर एक कदम आगे रखते हैं तो पर भी मौत आ जाती है, अगर एक कदम पीछे रखते हैं तो पर भी दोस्तों मौत निश्चित। मरना तो निश्चित हो गया था, तब उन्होंने सोच लिया जितना हो सके दुश्मनों को जो है मार गिराएंगे। दोस्तों 5 घंटा तक लगातार लड़ाई किया। फिर दोस्तों लड़ाई करने के बाद फायर खत्म होने लगी। फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई फायर तब खुलेंगे जब दुश्मन नजदीक होंगे। फायर बंद कर दिया, तब दुश्मनों को लगा कि ये लोग सब के सब मर गए हैं। फिर दोस्तों 20 से 25 मिनटों के बाद कुछ पाकिस्तान के जवान ये देखने के लिए आए कि कितने हिंदुस्तान जवान जिंदा है या फिर कितने मर गए हैं। लेकिन दोस्तों जब देखने के लिए आए तब हिंदुस्तान के जवान ने एक साथ फायरिंग कर दिया। 3 को छोड़कर जो सब को सब मौत की घाट उतर दिया। देखा उनका 2 बचा सैनिक अपने कमांडर को बताया कि हिंदुस्तान के जवान ज्यादा नहीं बल्कि 5 या 8 ही जवान। 35 से 40 पाकिस्तान के जवान फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और हमला इतना जबरदस्त किया कि जितने भी उनके पास हेवी वेपन थे वे उन सब का जो है जबरदस्त फायरिंग किया और धीरे धीरे वे हमला करने के लिए सामने आ गए और कई सारे ग्रेनेड भी फेंका। अभी तक तो मेजर योगेंद्र यादव स्कूल से पढ़कर आए थे कि एक सैनिक हिंदुस्तान सैनिक के लिए कुर्बान भी कर सकता है, लेकिन उस दिन तो वे प्रत्यक्ष रूप से देखा। दोस्तों एक सैनिक छत्र देखता ना जाति देखता, ना सिर्फ एक वर्दी को देखकर फायरिंग करता है। और दोस्तों मेजर योगेंद्र यादव के ऊपर कई सारे ग्रेनेड भी फेंका जिससे उसे घुटनों में गहरा चोट आई। जब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा महलम पट्टी कर दो, तब उनके कोई प्यार करता तो उनके सिर से गोली लग जाती, उनकी मौत हो जाती। इस प्रकार जो अपने दोस्तों को भी खो चुके थे, सबके सब शहीद हो चुके थे, वे भारत माँ के लिए अपना जान न्यायचिवर कर दिए थे। और फिर पाकिस्तान के कमांडर ने कहा कि ये सब में से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगे और हर एक जवानों को जो गोलियां मारने लगे। जब गोलियां मारते थे तो उनकी डेड बॉडी ऊपर उठते थे और नीचे फिर से वापस आ जाते थे। और उसके साथ साथ मेजर योगेंद्र यादव जी को भी जो गोलियां मारने लगे, फर्स्ट में बाजू में, फिर जांग में, फिर नीचे पैर में भी गोलियां मारने लगी। वे देख रहे थे जहां जहां गोली लगे हैं वहां से धुआं निकलकर बाहर दिखा रहा है, फिर वे जो चुपचाप सहता रहा। मारकर चले गए तो उन्हें पता चला कि ये सब के सब मर गए हैं। जब पता चला पाकिस्तान के जवानों को कि ये सब के सब मर गए हैं, तब योगेंद्र यादव एक विश्वास रखा कि मैं मरा भी नहीं तो मरूंगा भी नहीं। तब दोस्तों पाकिस्तान के जवान ने नीचे वाले पोस्ट पर आक्रमण करने का जो प्लानिंग बनाया। जब उन्हें पता चला कि मेजर योगेंद्र यादव को पता चला कि हमारे नीचे वाले पोस्ट पर आक्रमण होने वाला, तो वे सोचा कि मुझे किसी भी हालत में उन्हें सूचना देना ही हो। फिर दोबारा वैसे ही गोली मारी जैसे पहले गोलियां मारी थी। फिर दोस्तों योगेंद्र यादव के सीने में भी गोली मार दी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ये है कि सीने में गोली मारने के बावजूद भी योगेंद्र यादव की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों वे कई सारे 5 रुपए के सिक्के जो है अपने पॉकेट पर रखे हुए थे। यही मौका था उनके लिए हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का। लेकिन दोस्तों उनका एक ही पागलपन था कि मुझे एक सूचना देना है अपने साथियों को कि पाकिस्तान जवान नीचे वाले पोस्ट पर आक्रमण करने वाले हैं। सब देखकर मेजर योगेंद्र यादव बहुत देर तक रोया और अपने आप को संभाला कि जो मुझे टास्क मिला है इस टास्क को मैं जरूर पूरा करूंगा। 19 साल का उम्र, 2.5 साल का सर्विस, ना उम्र का तजुर्बा ना सर्विस की कोई जानकारी, और ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। सब तरफ तो पहाड़ी पहाड़ और बर्फ ही बर्फ है। सोचता रहा, हाथ को बांधने का कोशिश किया लेकिन दोस्तों हाथ भी बांधाया नहीं। हाथ को तोड़ने का कोशिश किया लेकिन हाथ भी टूटा नहीं। फिर सोचता रहा किधर से जाऊंगा, लेकिन किसी ने आवाज दिया कि बेटे इधर से आजा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन नलों से लुढ़क गया और लुढ़कते लुढ़कते गड्ढा में आकर पहुंचा। उन्हें लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आके गिरा हूँ। नीचे देखा तो पता चला कि नीचे उन्हें बताया कि ऊपर क्या क्या हुआ और हम लोगों को कई सारे दोस्तों और कई सारे जवानों ने छोड़कर चले गए। तो दोस्तों आज की जानकारी इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसे ही न्यू वीडियो के साथ।